नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। मैं हूं मानसी दवे और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश निवेश की नई सुबह में। 2025 आउटलुक पर है हमारा फोकस। नए साल में आपके निवेश की तैयारी करवाना है हमारा लक्ष्य और इसी कड़ी में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में हर असेट क्लास की तस्वीर कैसी दिख सकती है। देखिए, निवेश की बारीकियों को तो अब आप समझते हैं, सेविंग्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मायने को भी अब हम समझते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो कई सारे असेट क्लासेस होते हैं और किस तरह से किस असेट क्लास में सही निवेश हमें करना है और 2025 में सारे असेट क्लासेस कैसे दिखेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। हमारे साथ बॉन्ड्स, गोल्ड, इक्विटी, कैश और रियल एस्टेट क्षेत्र के दिग्गज जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि 2025 का आउटलुक, ताकि आप सभी की बेहतर तरीके से निवेश की रणनीति बन सके और आप अपना निवेश का निर्णय ले सके। इस शो को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे ताकि आपके निवेश की हम पूरी तैयारी करवा सके। तो आइए शुरू करते हैं 2025 आउटलुक, निवेश की नई सुबह। और इस खास पेशकश में जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ ये सारे के सारे असेट क्लास से जुड़े एक्सपर्ट्स, महानुभाव जुड़े हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनसे एक एक कर समझते हैं कि असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट का टेक अवे कैसा होना चाहिए। मेरे साथ मिस्टर विशाल गोयनका है जो कि को फाउंडर है indiabonds.com के, जो फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड्स पर हमसे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ गोल्ड यानी कि प्रेशियस मेटल्स पर बातचीत करने के लिए डीएसपी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर रवि गेहानी भी जुड़े हैं और साथ ही इक्विटी मार्केट्स यानी कि शेयर बाजार जो कि सभी का अधिकार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा हैं और रियल एस्टेट एक और सेक्टर जिस पर सभी की निगाहें हैं और इनफैक्ट ये तो सभी के दिलों से जुड़ा हुआ है क्योंकि घर, इस पर हर किसी की एक ख्वाहिश होती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अश्विंदर आर सिंह जो कि को चेयर है CII रियल एस्टेट और वाइस चेयर और CEO है BCD ग्रुप के। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय इस खास पेशकश में देने के लिए। शुरुआत विशाल जी आपसे करना चाहूंगी क्योंकि फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स की जहां हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जिस तरह का दिख रहा है, क्वाइट इन अ फ्लक्स, अगर देखें कोई सीधी तस्वीर वहां पर नजर नहीं आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से इन्वेस्टर्स को इन सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए और बॉन्ड मार्केट की अगर बात करें, किस तरह की वॉलेटिलिटी या स्टेबिलिटी 2025 में नजर आएगी? थैंक यू मानसी जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 2024 में जिसे हम कहते हैं बॉन्ड मार्केट के लिए कि बोरिंग इज ब्यूटीफुल रहा है। मतलब बॉन्ड मार्केट में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। अगर मैं उदाहरण दूंगा, सो इंडिया 10 ईयर जो जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, दैट टाइटेंड बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.4% इंटरेस्ट रेट घटे हैं। और यूएस 10 ईयर एक्चुअली 80%, 0.8% सॉरी, बढ़े हैं। सो ग्लोबल वॉलेटिलिटी असाइड, इंडिया का जो फिक्स इनकम का एनवायरनमेंट रहा है बहुत ही स्टेबल और बहुत ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रहा है। और 2025 में भी हम यही देखते हैं कि जो स्टेबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि इंडिया में हम जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के पीक पर हैं, तो आइदर इंटरेस्ट रेट कट्स आने, मुझे लगता है 1 या 2 कट्स आने हैं, 50 बेसिस पॉइंट तक की कट आएगी। सो इससे बेटर एनवायरनमेंट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में है नहीं भारत में। और ये बहुत ही अच्छा टाइम है 2025 में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जब आप करते हैं बाकी एसेट क्लासेस से, 20 से 25% आप फिक्स्ड इनकम में डालिए और उससे डबल डिजिट रिटर्न्स भी हो सकता है अगले साल। ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। इन फैक्ट और फिक्स्ड इनकम की अगर बात करें तो इस बारीकी को बिल्कुल ध्यान में रखें एंड लिटरली इट्स एन एसेट क्लास जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। इसी के साथ साथ जहां दूसरे एसेट क्लासेस की हम बात करते हैं, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर की जहां पर हम बात करते हैं, एक शब्द है सेफ हेवन। सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर गोल्ड सिल्वर को लिया भी जाता है और हो भी क्यों ना। हर लिहाज से अगर देखें तो लंबी अवधि के लिए प्रेशियस मेटल्स एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर सभी के फोकस होते हैं और पर्टिकुलरली भारत जैसे देश में तो ये ट्रेडिशन और कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, गोल्ड सेफ हेवन अपील, यही सबसे पहला सवाल होगा। देखिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है जो कि इस वक्त भी प्रेजेंट है, चाहे फिर ग्लोबल बाजार हो या फिर भारतीय बाजार हो, ट्रिगर्स कई सारे हैं। लेकिन गोल्ड क्या 2025 में भी सेफ हेवन के तौर पर ही नजर आएगा और किस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते दिखेंगे वहां पर? जी हाँ,
द करंट ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, प्लस एक मिडिल ईस्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है, ये दो चीज ऑब्वियसली ऐड करती है एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर। दूसरा एक बात है कि हमारे आई मीन द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उनका पॉलिसी एजेंडा काफी वाइडली डिस्कस हुआ है और इस पे काफी अनसर्टेनिटी है कि कैसे क्या कैसे उनकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होगी, क्या होगा एक्चुअली। एंड आई थिंक अगर इस देयर इज एनी मेजर टेंशन और मेजर पावर बिटवीन द मेजर पावर सच एज यूएस एंड चाइना, वो भी एक फर्दर एनहांस करेगा गोल्ड के शेयर में। एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली जब भी ये ऐसे इवेंट हुए हैं, जब ये इकोनॉमिकल जियोपॉलिटिकल इवेंट अनसर्टेनिटी हुआ है, तब द टाइम जो ये टाइम फ्रेम में हुआ है वो काफी लॉन्ग हुआ है। तो बोल सकते हैं 2-3 साल में एक बार ऐसा कोई अनसर्टेन इवेंट आता है, तब गोल्ड इट राइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और इवेंचुअली वो फेयर वैल्यू पे गिर जाता है। बट आप देखेंगे सिंस कोविड दिस अनसर्टेन इवेंट्स आर अकरिंग वेरी फ्रीक्वेंटली एंड ड्यू टू विच द रिस्क प्रीमियम जो बोलते हैं गोल्ड प्राइसेस में, वो गिर नहीं रहा है, वो भी अड़ा हुआ है प्राइस के अंदर। मुझे लगता है गोल्ड का जो सेफ हेवन डिमांड बोलते हैं, सेफ हेवन प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो नहीं जाने वाले एनी टाइम सून फ्रॉम हियर। सेफ हेवन है और सेफ हेवन ना के तौर पर गोल्ड जो है वो बरकरार भी रहेगा, वो भी क्यों ना। अब तो फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ हर तरह से इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ नज़र आते हैं और इस पर डीप डाइव एनालिसिस कर एंट्री पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए और निवेश का नज़रिया बिल्कुल यहाँ पर भी बनाना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं शेयर बाज़ार की। और अजीत, देखिए, शेयर बाज़ार सबका अधिकार, ये तो हमारी मुहिम भी है और शेयर बाज़ार को लेकर इस वक्त अगर देखें तो सेंटिमेंट्स काफ़ी वॉलेटाइल है। हर दिन हम वॉलीटिलिटी देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं और यहाँ पर भी विदेशी बाजार से भी कई सारे संकेत, कोई ग्लोबल फैक्टर आ जाता है जो कि भारतीय बाजार पर भी एक इम्पैक्ट डाल ही देता है। भारतीय बाजार के लिए अपने कंसर्न्स हैं, जैसे कि अर्निंग सीजन हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हो गए। 2025 में इक्विटी मार्केट्स के लिए किस तरफ हमें देखना चाहिए? शुक्रिया मानसी। तो मानसी बिल्कुल देखिए, अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ये 9वां साल था जहां पे कि आपने पॉजिटिव रिटर्न देखे हैं इक्विटी मार्केट्स में। तो बहुत कुछ हुआ है इन 9 सालों में, बट बावजूद इसके कि इक्विटी मार्केट्स अपना पॉजिटिव जो टोन है वो बरकरार रखे हुई है। नेक्स्ट ईयर अगर हम इसको 2 पार्ट में देखें कि जो पहली शुरुआत जो होगी वो ग्लोबल फैक्टर्स बेसिकली जिनका मेन फोकस एरिया है कि यूएस में जो गवर्नमेंट चेंज की वजह से पॉसिबली टैरिफ वॉर शुरू हो सकती हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा इंडिया पे, हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। दूसरा जो लिंगरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ नया आता रहता है वहां से, जहां से कि फिर क्रूड में एक उछाल देखने को मिलता है जो कि हमारी मार्केट के सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। और उसके अलावा जो कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है वो भी कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर है जो ग्लोबल फ्रंट की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से हमारी मार्केट को इम्पैक्ट होता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड पे। और लास्टली जो यूएस फेड, जिसके हम बाकी काफी क्लोजली हम वॉच कर रहे थे कि किस तरीके के आउटलुक देंगे वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है कि 2 कट्स होंगे नहीं होंगे, किस तरीके से चीजें पैन आउट होंगी नई गवर्नमेंट के आने के बाद, इन्फ्लेशन का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली नेक्स्ट ईयर में काफी इंपॉर्टेंट होंगे ग्लोबल फ्रंट की तरफ से। वहीं पे डोमेस्टिकली अगर बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा जो अभी हमने डेंट देखा अपना जीडीपी नंबर्स में, वो लार्जली रहा कि कैपेक्स जो एंटिसिपेटेड था उस स्पेस पे नहीं हो पा रहा है जिस स्पेस पे एंटिसिपेटेड था। बट जैसा कि सारी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर, सबका यही कहना है कि ये ट्रांजिटरी है और अपने को इम्प्रूवमेंट नजर आएगी Q4 ऑनवर्ड्स। तो वो एक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोथ प्राइवेट और पब्लिक कैपेक्स साइकिल पे किस तरीके से हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वो कंजम्पशन पे भी काफी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे लिए आने वाले साल में। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि अर्निंग्स, ऑब्वियसली तो अर्निंग्स जैसे कि थोड़ा सा म्यूटेड अर्निंग्स रही, उसका हम देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट में करेक्शन। तो ये पूरा क्वार्टर बेसिकली जो मार्केट में हमने करेक्शन देखा है वो लार्जली अर्निंग का था। ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट थी जिसकी वजह से हम ये करेक्शन देख रहे हैं। तो वहां पे किस तरीके से इंप्रूवमेंट दिखती है वो एक फैक्टर रहेगा।
बट बावजूद उसके ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मानसी एक स्टडी जो हमने इकोनॉमी देखी है अपनी इंडिया की मेंटेन होते हुए, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट में अभी भी इकोनॉमी बनी हुई है। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि इक्विटी मार्केट में कोई ऐसा मेजर सेटबैक। थोड़े से आपको मॉडरेट रिटर्न जरूर हो सकते हैं, बट ओवरऑल टोन जो है वो हमको एंटिसिपेटेड है कि 2025 में भी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, सो फैक्टर्स तो ढेर सारे रह सकते हैं, लेकिन अंडरटोन जो है वो बाजार के लिए, भारतीय बाजार के लिए भी बुलिश यानी कि मजबूती भरा ही नजर आ रहा है। फिक्स्ड इनकम, प्रेशियस मेटल्स और इक्विटी मार्केट्स के बारे में 2025 आउटलुक हमने जाना, और ये आउटलुक काफी फॉरवर्ड लुकिंग भी है। लेकिन एक और क्षेत्र है जो कि लोगों के दिलों से भी जुड़ा है और निवेश के लिए भी एक बेहतरीन असेट क्लास है, और वो क्षेत्र है रियल एस्टेट सेक्टर। घर खरीदने का सपना आज ही नहीं, सालों साल से लोग देखते आए हैं, और घर जो है वो धीरे धीरे ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के तौर पर भी उभरता हुआ। रियल एस्टेट पर बात करने के लिए अश्विंदर जी हमारे साथ। और अश्विंदर जी, रियल एस्टेट की अप साइकिल की बात जो है वो लगातार चर्चा का विषय रही है, और रियल एस्टेट की अप साइकिल इंटैक्ट भी रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, रियल एस्टेट चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, एक तरह से हमने डेवलपमेंट ही वहां पर देखा है। लेकिन फोरकास्ट अगर देखें, आने वाले दिनों की स्थिति को अगर समझने की कोशिश करें, और ट्रिगर पॉइंट्स जो कि रियल एस्टेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, 2025 नए साल की तस्वीर इस क्षेत्र के लिए आपके हिसाब से कैसी दिखेगी? देखिए, 2 पॉइंट होते हैं रियल एस्टेट को अच्छा करने के लिए। एक, अगर मैं ओवरऑल टॉप 7 सिटीज की भी बात करूं, एक होता है अर्बनाइजेशन जो एक ट्रिगर होता है, दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीजें जो हैं काफी तेज रही हैं। अर्बनाइजेशन बहुत रहा है टियर 3 से टियर 2, टियर 2 से टियर 1। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतनी जबरदस्त काम हुआ है कि अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं कि टोल्स के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट की इनकम है इस साल कुछ 50,000 करोड़ है, जो अगले 2 साल के अंदर 1,40,000 करोड़ होने वाली है NHAI की इनकम फ्रॉम टोल्स। सो दैट इज द काइंड ऑफ वर्क जो हाईवेज के ऊपर हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है। सो 2025 भी काफी सस्टेन्ड रहेगा। 2024 सबसे ज्यादा रेट बढ़े हैं रेजिडेंशियल के अंदर। अगर मैं लॉन्चेस की बात करूं इन द हिस्ट्री, अगर 2023 में लॉन्चेस का एवरेज प्राइस 100 रुपए था, तो टॉप 7 सिटीज में 2024 में एवरेज प्राइस 125 हो गया है। 25% का कैपिटल वैल्यू इंक्रीज इन न्यू लॉन्चेस कभी भी नहीं हुआ है। बट ऑन एन एवरेज मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर, अगले 3-4 साल के अंदर एंड ऑब्वियसली 2025 के अंदर, हम 5 से 8% का इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट देखेंगे। और डिमांड सस्टेन्ड डिमांड रहेगी, और ये डिमांड ना सिर्फ मेट्रोज के अंदर रहेगी बट टियर 2 के अंदर भी रहेगी, टियर 3 के अंदर भी रहेगी, बिकॉज ये तीनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और अफोर्डेबिलिटी और मिड इनकम के ऊपर जो काम हो रहा है, उससे टियर 2 और टियर 3 के अंदर काफी काम हो रहा है। एक और चीज जो 2025 में हम देखेंगे जो कंटिन्यू करेगा 2024 से, लग्जरी हाउसिंग की डिमांड पहली बार 2024 में ग्रोथ रेट जो है वो अफोर्डेबल से ज्यादा रहा है। सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं 1 करोड़ से ऊपर के घर देखूं, उनका ग्रोथ रेट जो है वो 1 करोड़ से नीचे के घर से ज्यादा रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहे अफोर्डेबल ज्यादा रहा है। तो ये लग्जरी का ट्रेंड भी रहेगा। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत फोकस है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है। और अभी आने वाले समय में 2025 के अंदर हम रियल एस्टेट इकोसिस्टम्स देखेंगे जहां पर टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का इंटीग्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स आएंगी, जैसे मैं बोलता हूं 15 मिनट 20 मिनट सिटीज आएंगी, जहां पर यू कैन वॉक टू वर्क, वॉक टू स्कूल, वॉक टू रिटेल, वॉक टू अ होटल, बिकॉज ये एक हम देख रहे हैं कंज्यूमर की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है। सो 2025 के अंदर हम इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बहुत देखेंगे, और टियर 2 के अंदर भी ये देखेंगे। कमर्शियल रियल एस्टेट माइट रीच 100 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ अब्जॉर्प्शन 2025 में। इस साल कुछ 70-75 मिलियन की अब्जॉर्प्शन रहेगी। ग्लोबल जीसीसी जो है वो लीड कर रहा है, 40-50% ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में आ गए हैं। इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग इज इंक्रीजिंग बाय 17%, और आने वाले समय में ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के कारण ये भी एक बहुत ग्रोथ वाला एरिया रहेगा। रिटेल के अंदर 12% का ग्रोथ रहा है 2024 में। वी एक्सपेक्ट कि ये 8 से 10% का ग्रोथ 2025 में भी रहेगा।
और लोग ई कॉमर्स के अलावा मॉल्स के अंदर भी जा रहे हैं और वो ग्रोथ वहां से आ रहा है। सो ओवरऑल डेटा सेंटर्स आर डूइंग वेरी वेल। एक जो नई चीज 2025 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सीनियर लिविंग, रिलीजियस टूरिज्म और ऐसी नई चीजें भी आएंगी जो रियल एस्टेट को थोड़ा सा और डाइवर्स बनाएंगी। बिल्कुल अश्विंदर जी, ये आपने बेहद इम्पॉर्टेंट बात कही है। ये रिलीजियस टूरिज्म, मंदिर टूरिज्म जो है, और इसके अलावा भी इंफ्रा स्पेस में जो लगातार सरकार का फोकस है, ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता दिखेगा। रियल एस्टेट एंड इंफ्रा विच इज़ अगेन एन कनेक्टिंग सेक्टर, तो इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन फॉर आवर व्यूअर्स इंटरेस्ट, देखिए चारों के चारों एसेट क्लासेस जो सेगमेंट्स हैं उसका एक अप्रोच जो है ये आपने जाना। 2025 के लिए सारे एसेट क्लासेस से जुड़े एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि साल जो है अच्छा देखने को मिलेगा, रैशनल अप्रोच होगा। निवेश के लिहाज से चारों एसेट क्लासेस इंटरेस्टिंग भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इन्फ्लेशन एक ऐसी कंसर्न है जिस पर फोकस भी होना चाहिए, और इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इन सेक्टर्स पर, इन एसेट क्लासेस पर कैसा असर पड़ सकता है ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। फिक्स्ड इनकम से ही शुरुआत करेंगे। विशाल, आपसे जानना चाहूंगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो एक कंसर्न तो है, ये कंसर्न बॉन्ड मार्केट को क्या इन्फ्लुएंस करेगा, और अगर हाँ तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्फ्लेशन बॉन्ड मार्केट के बहुत क्लोज और उसको एक्चुअली इफेक्ट करता है। पर अगर मैं डेटा देखूं पिछले एक साल का, तो इन्फ्लेशन जो हमारे 2023 में 8% तक चला गया था, अब 5.5% आ गया है। आई थिंक पिछले महीने 6.2% का हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन स्टेडी और टेम्ड रहेगा। हमारा जो फोकस रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन का, जैसे आपने पिछले महीने में आप देखोगे कि टमाटर के प्राइसेस वर द मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इन्फ्लेशन, पर जो कोर इन्फ्लेशन है वो स्टेडी स्टेट पर है अभी। आई थिंक जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा दर्जा ऑयल का होता है, ऑयल काफी स्टेबल रहा है इन द इंटायर ईयर। एंड ग्लोबल इम्पैक्ट्स या ग्लोबल जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकते हैं जो ऑयल स्पाइक वगैरह करे, पर मुझे लगता है कि जो आरबीआई कर रहा है वो इन्फ्लेशन टेम काफी अच्छी तरह से उनका फोकस रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ अगर स्पाइक नहीं आना, तो एज अ सेट कि भाई फिक्स इनकम ब्यूटीफुल इज बोरिंग। तो अगर हम रेंज बाउंड रहेंगे इन्फ्लेशन के प्रति, तो फिक्स इनकम के रिटर्न्स बहुत सॉलिड ही रहेंगे इसमें। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल ग्लोबल इवेंट हो, कोई स्पाइक आएगा इन्फ्लेशन में टू डिसरप्ट द फिक्स्ड इनकम आउटलुक फॉर 25। ये टेक है हमारे एक्सपर्ट का। फिक्स्ड इनकम इन पर्टिकुलर अगर देखें कोई बड़ी तकलीफ अगर नहीं नजर आती है, तो फिर इन्फ्लेशन की जो कंसर्न है वो इतनी ज़्यादा भयानक है, इतनी ज़्यादा तकलीफ देने वाली फिलहाल फिक्स्ड इनकम कैटेगरी के लिए नहीं दिख रही है। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे गोल्ड की तो क्या ही बात कहें, गोल्ड को तो एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। सो क्या इस ट्रेंड को कंटिन्यू होता हुआ ही हम देखेंगे 2025 में, क्योंकि करंट ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो तो हैं काफ़ी वॉलेटाइल, और वहाँ से क्या कुछ निकल कर आ जाए जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को अफेक्ट कर जाए, ये किसी को नहीं पता। तो हाँ, मैं कि गोल्ड का विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इन 2025 आल्सो गिवन द करंट कंडीशन। मुझे लगता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा गोल्ड के डायरेक्शन को 2025 में। इसका पूरा इम्पैक्ट अब तक क्लियर नहीं है until the specific of these tariffs and tax policies are established. Also, Federal Reserve का एक recent statement has been not very supportive, or we don't know the exact number कितना rate cut आएगा going forward, and it all depends on the strength of the economy and the inflationary pressures that this fiscal policies put on the economy. दूसरी एक बात है fiscal deficit, जो कि काफी एक important चर्चा रहा है US economy के लिए, higher government borrowing and spending. ये एक अच्छा कंडीशन बना है गोल्ड के लिए, which if that happens, probably we'll see some rising inflation expectations, we'll see some currency depreciation, dollar depreciation हो सकता है, and एक uncertainty about the government's ability to meet its debt obligation. ये एक पूरा scenario favors gold. और इसके अगर और हम इस fiscal deficit को अलाइन करते हैं monetary easing which is the rate cut which is expected in 2025, the opportunity cost जो है गोल्ड को गोल्ड करने का, it decreases, thus boosting gold appeal. So I believe gold as a hedge against inflation बरकरार रहेगा. hedge against inflation and will continue to stay as a hedge against inflation. लेकिन शेयर बाजार की अगर बात करें अजीत, इन्फ्लेशन का तो क्या ही कहना, इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग को इम्पैक्ट करता ही है, और इसमें
मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट हो जाता है। वैल्यू स्टॉक्स माइट डू वेल बिकॉज प्राइजेस जो है वहां पर प्योर कंपैरिजन की अगर बात करें कुछ हद तक इंटैक्ट रहे जरूर है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स में कंसर्न नजर आ सकती है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच 2025 के लिए ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक नजरिया कहां बनेगा? तो मानसी देखिए, जैसे कि आपने इन्फ्लेशन की बात की, डेफिनेटली बिकॉज अभी आपने रिसेंट मीटिंग में ही देखा आरबीआई गवर्नर ने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि उनका मेन कंसर्न बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, और ग्रोथ के जो भी फिगर्स आए वो ट्रांजिटरी हैं और वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फोकस एरिया जो एपेक्स हमारी अथॉरिटी है उसका यही है कि हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके का ट्रेंड, तो बेसिकली वही इवेंचुअली डिसाइड करेगा कि फरवरी में तो देखिए मार्केट नहीं डिस्काउंट कर रहा है कि किस तरीके के रेट कट शायद आए, उसके आने वाले टाइम में भी किस तरीके की सिनेरियो बनेगा वो बेसिकली देखना होगा। इन सब के बावजूद मानसी मेरे हिसाब से देखिए सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक अप्रोच अगर आप रखते हैं तो अच्छे रिटर्न्स अभी भी बन सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग पहला एक नाम होगा सेक्टोरल फ्रंट पे, जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। हाल फिलहाल में भी हमने देखा है जबकि मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस है, इस सेक्टर ने अलोंग विद आईटी काफी हद तक संभाला है मार्केट को, और एंटिसिपेशन ये है कि ये टोन बरकरार रहेगी 2025 में भी। तो जो मेजर कंसर्न से बेसिकली एनपीएस के वो सारे हमारे पीछे हैं, और जो बैलेंस शीट है काफी स्ट्रांग है अक्रॉस द बैंकिंग पैक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इवेंचुअली रेट कट साइकिल शुरू होगा, तो अगर फूड इन्फ्लेशन की साइड पे अगर कोई ऐसा मेजर चैलेंज नजर नहीं आता है और वो शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव होगा। और जो रेशियो के बेसिकली जो अपना डिपॉजिट रेशियो से लेकर जो क्रेडिट ऑफ टेक से जो लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हद तक आपके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर में पॉजिटिव एक इम्पेटस देने के लिए। उसके अलावा सीमेंट, जैसे कि हमने बात की कि इंफ्रा स्पेस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से कैपेक्स का जो एक पॉज था ड्यू टू इलेक्शन और मॉनसून वो अब रिज्यूम होगा, तो डेफिनेटली इंफ्रा रियल्टी जैसा कि अरविंदर जी ने भी कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा, तो ऑब्वियसली ये चीज आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो सीमेंट में हमने खासतौर से कुछ खास मूवमेंट भी नहीं देखी है ड्यूरिंग दिस ईयर, तो यहाँ पे एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी। उसके अलावा फार्मा और हेल्थ केयर ये तीसरा सेक्टर होगा जहाँ पे कि आप फोकस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक बेसिकली नेग्लेक्टेड रहा है कुछ टाइम के लिए, बट अब यहाँ पे जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट दिख रही है खासतौर से जेनरिक और बायोसिमिलर्स की डिमांड ग्लोबली, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो रीच बेसिकली जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हेल्थ केयर को लेकर एक चैलेंजेस थे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी उस तरीके के हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थे, तो वहां पे अब काफी अवेयरनेस हो गई है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के देखिए बैंकिंग, सीमेंट और फार्मा और हेल्थ केयर, ये कुछ एक ऐसे पैक है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए इन द नेक्स्ट ईयर। इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से अजीत आपकी, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहे ही जाते हैं। सीमेंट क्षेत्र ये सरप्राइजिंग है, सीमेंट क्षेत्र में इन दिनों हम देखते हैं प्राइसिंग को लेकर भी, और साथ ही सीमेंट चैनल चेक्स की भी अगर बात करें तो प्राइसेस में इंक्रीज की भी खबरें आए दिन आती रहती है, और कनेक्टिंग सेक्टर है रियल एस्टेट के साथ साथ, तो रियल एस्टेट अगर बढ़ेगा तो सीमेंट के साथ भी इसी तरह के डेवलपमेंट्स होते हुए दिखेंगे, और डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पर भी नजर होनी चाहिए। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, और अश्विंदर जी रियल एस्टेट में ना इन्फ्लेशन की अगर बात करें ना एक सिचुएशन बन जाती है। बायर का ये कहना है कि घर हमेशा महंगे ही मिलते हैं, हमारी एपेटाइट से महंगा ही है घर। सेलर का ये कहना है कि हम सेल तो करना चाहते लेकिन सही बायर नहीं मिलता, और डेवलपर का ये कहना है कि मैं तो जी खुश हूं क्योंकि मुझे तो बायर और सेलर दोनों ही मिल जाते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, और साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो किस तरह से इंपैक्ट करती हुई दिखेगी 2025 में रियल एस्टेट को? बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है। बेसिकली इन्फ्लेशनरी प्रेशर से होता क्या है, लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट इज आल्सो अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो रियल एस्टेट एक तरह से हेज का काम करता है बिकॉज इंटेंजिबल एसेट है गोल्ड की तरह। बट इन्फ्लेशनरी प्रेशर से होता क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, एंड फाइनली अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट होता है। सो कहीं ना कहीं स्पिरिट्स डैम्पन हो जाती हैं, बट अगर आप आरबीआई का नजर देखें, उन्होंने रियल एस्टेट को ज्यादा टच नहीं किया है, सॉरी इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा टच नहीं किया, और अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को इसी तरह से बरकरार रखते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर
रियल एस्टेट में इतना इम्पैक्ट करेगा। और वैसे भी अगर आप ओवरऑल रियल एस्टेट को देखें, जैसे डेटा सेंटर्स हैं, वेयर हाउसिंग है, लग्जरी हाउसिंग है, ये ऑलवेज आर रिजिलियंट अगेंस्ट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट होगा अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। बट ओवरऑल बिकॉज इट इज अ हेज, अगर कोई खरीद लेता है तो जिस तरह की कैपिटल एप्रिसिएशन आपको दिखती है ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड, इवन इफ अगर शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, सो इट ऑलवेज इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ब्रीफ और काफ़ी अच्छे से आपने समझाया कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए रियल एस्टेट पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। सो आप फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हम यहाँ पर ये सारे एसेट क्लासेस के हमारे एक्सपर्ट से समझ रहे थे, चाहे फिर गोल्ड हो, फिक्स्ड इनकम हो, शेयर बाजार हो या रियल एस्टेट हो, अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं और इनमें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में, निवेश के बारे में, लंबी अवधि के निवेश के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए, इस तरह के सेगमेंट्स बेहद ज़रूरी होते हैं आपके लिए जानना, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की जब हम बात करें, लंबी अवधि की बात करें, नए साल की शुरुआत तो होने जा रही है, निवेश आप करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से कहाँ निवेश करेंगे उसके अगर आपको एक आइडिया मिल जाए तो क्या कहना। और इसी नोट पर, इसी के साथ हमारे इस स्पेशल सेगमेंट के पहले हिस्से को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। इस शो के अगले हिस्से में आपको इन्हीं एसेट क्लासेस से जुड़े रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को मद्देनजर रखते हुए कैसे अपने निवेश को तैयार करना चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे यही सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, अपना कीमती समय हमें देंगे और इस पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 आपकी जागरूकता के लिए जरूरी था, पार्ट 2 आपको सही मायने में निवेश की हर बारीकी को समझाएगा। नमस्कार।